गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग 120 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 120 गोल्डन रूल को हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग 11 रूल को पढ़ चुके हैं और पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अपना 12वां रूल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये सारे रूल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग 4, 5, 6 रूल को पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग एक दिन में एक ही रूल को पढ़ते हैं। कभी कभी तो एक रूल को पढ़ने में हम लोग को 2-3 दिन लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो रूल्स स्टडी कर रहे हैं इस तरह से स्टडी कर रहे हैं ताकि उससे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। पूरे डिटेल में प्रैक्टिस करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी कड़ी में आज हम लोग ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल पढ़ेंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन लंबा टॉपिक होता है और एग्जाम का मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये है, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म कर देंगे, नहीं। आज आपका ये पार्ट 1 है, रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 1 है। ऐसे ऐसे और भी पार्ट्स आएंगे, हो सकता है 3 पार्ट्स आ जाएं, 4 पार्ट्स आ जाएं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने में कम से कम 4-5 दिन हम लोगों को लगेगा, कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको पढ़ने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा। इसको एक दिन में हम लोग खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज विश्वास आपको दिलाते हैं कि एक बार आप रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिए यहां पर, फिर रिलेटिव प्रोनाउन से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ। एक भी क्वेश्चन आपसे रिलेटिव प्रोनाउन का नहीं छूटेगा। सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हुए पढ़ेंगे, इस बात का विश्वास रखिए। फिर से कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जब हम लोग एक बार खत्म कर लेंगे, कम से कम 4 से 5 क्लास लगेगा, कम से कम 4 क्लास तो लगना ही है रिलेटिव प्रोनाउन में। और ये जब हम लोग पढ़ लेंगे, ये चारों क्लास जब हम लोग पढ़ लेंगे, तब रिलेटिव प्रोनाउन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है। तो आज आपका रिलेटिव प्रोनाउन का ये पार्ट 1 है। अगले दिन हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी होता है वो पढ़ेंगे, लेकिन आज आपका ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। फिर से कह रहे हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बार आप पढ़ लीजिए, हमसे पढ़ लीजिए, आपसे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसको हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो देखिए, एक वर्ब होता है रिलेट, एक वर्ब आपका होता है रिलेट, ठीक है ना। ये रिलेट, ये आपका वर्ब है और इस रिलेट का अर्थ होता है संबंध बताना। रिलेट का अर्थ होता है संबंध बताना और इसी रिलेट से बना है रिलेटिव प्रोनाउन। फिर से आपको बता रहे हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, हम यह मानकर चल रहे हैं कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। एकदम बेसिक से आपको बतलाएंगे, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो देखिए, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये रिलेट नामक वर्ड से बना है, रिलेट से ही रिलेटिव बना है। रिलेट का अर्थ होता है संबंध बताना और उसी से रिलेटिव बना है संबंध बताने वाला। तो ये ऐसा प्रोनाउन है जो कि संबंध बतलाने का काम करता है, ठीक है ना। अब किसका किससे संबंध बतलाता है ये अभी आपको बतलाते हैं, ठीक है ना, अभी आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो संबंध बतलाने का काम करता है। किसका संबंध बतलाता है? तो यहां पर देखिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तब समझ जाइएगा कि यही क्यों है और यही क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये संबंध बतलाने का काम करता है। किसका संबंध बतलाता है? तो अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का अपने बाद आने वाले वर्ब के साथ संबंध बतलाता है। समझिएगा, ये आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन जो है आपका यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये वाला पोर्शन भी आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बतलाने का काम करता है। किसका संबंध बतलाता है?
नाम ही है रिलेटिव, नाम ही है रिलेटिव। तो रिलेटिव मतलब क्या, संबंध बताने वाला। तो संबंध बताता है, किसका किसका संबंध बतलाता है, तो अपने ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसका संबंध बतलाता है अपने बाद आने वाले वर्ब के साथ, इसका संबंध बतलाता है इसके साथ, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही होता है कि अपने ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का अपने बाद आने वाले वर्ब के साथ संबंध बताने का काम करता है, उसी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब एक बात समझिए, देखिए अब यहां पर आइए, एक चीज समझ लीजिए। अब एक चीज समझिए, यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है और ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप देखिएगा कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जनरली यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से यहां तक एक सेंटेंस है, समझिएगा। ये वाला पोर्शन देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका एक सेंटेंस है, ये वाला पोर्शन यहां से लेकर के आपका यहां तक एक सेंटेंस है। यहां भी देखिए यहां से लेकर के यहां तक आपका एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। और इधर एक और सेंटेंस है, देखिए ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इधर भी एक सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए अगर दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, एक कंजंक्शन चाहिए, ठीक है ना। अगर दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत होती है। तो देखिए यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये भी यहां पर कंजंक्शन है और ये भी यहां पर कंजंक्शन है। एक बात सिंपली याद रखिएगा कि अगर कहीं पर कोई WH वर्ड हो, WH वर्ड का मतलब वैसा वर्ड जो कि W और H से बना हो, जिसमें W भी हो और H भी हो, जैसे हु, whom, which, how, when, where, what, ये सब क्या है, W और H से मिलकर बना है। तो अगर कहीं भी कोई WH वर्ड है और वो सेंटेंस के बीच में है तो वो हमेशा कंजंक्शन ही होता है, याद रखिएगा। अगर कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो वो आपका हमेशा ही कंजंक्शन होता है। तो देखिए ये WH वर्ड यहाँ पर ये दोनों आपका क्या है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, वो कंजंक्शन का काम करता है। फिर से समझिएगा, अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो दो सेंटेंस को क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका कंजंक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है, ये वाला पोर्शन वर्ब है और ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ये वर्ब है तो कोई भी वर्ब जो होता है बिना सब्जेक्ट का नहीं आता है। तो ये वाला देखिए, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये वाला देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है और ये वाला पोर्शन वर्ब है और ये वाला पोर्शन देखिए यहां पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, नाम में ही प्रोनाउन छिपा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन के नाम में ही प्रोनाउन छिपा हुआ है। तो जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो आपका कंजंक्शन तो होता ही है, साथ में प्रोनाउन भी होता है। फिर से समझिएगा, जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दो काम करता है। एक तो काम करता है वो कंजंक्शन का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, और दूसरा ये प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का एक ही काम होता है, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होना या ऑब्जेक्ट होना। नाउन और प्रोनाउन का एक ही काम होता है, वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर सब्जेक्ट है और ये रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कंजंक्शन तो है ही। तो अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होता है तो वो हमेशा दो काम करेगा। फिर से समझिएगा, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो हमेशा दो काम करेगा। कौन कौन सा काम करता है, एक काम करेगा वो कंजंक्शन का और दूसरा काम वो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। फिर से समझिए, फिर से समझिए, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होता है तो वो हमेशा दो काम करता है। पहला काम क्या करेगा, पहला काम करता है कि वो सेंटेंस में आपका कंजंक्शन होगा, वो सेंटेंस में आपका कंजंक्शन का काम करता है। जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करेगा। और दूसरा काम क्या करता है कि वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक चीज होना ही होना है। वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट, ये दोनों काम करेगा। फिर से समझिएगा,
रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ही दो काम करता है। एक काम करता है वो आपका कंजंक्शन होता है और दूसरा काम करता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है, यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है और कंजंक्शन तो है ही। जितना भी प्रोनाउन होता है, कोई भी प्रोनाउन हो, वो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। प्रोनाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना। लेकिन अगर वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा काम करने लगता है, कंजंक्शन का काम करता है। फिर से एक बात समझिए, जितना भी प्रोनाउन होगा वो सारा प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो एक एक्स्ट्रा काम करने लगता है, कंजंक्शन का काम करता है। तो जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा दो काम करेगा। पहला काम करेगा कि वो सेंटेंस में कंजंक्शन होगा, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, और दूसरा काम करेगा वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन आपका यहां पर सब्जेक्ट है और ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब समझिए एक चीज और समझिए। देखिए यहां पर देखिए दो क्लॉज है। एक क्लॉज का मतलब सेंटेंस होता है। क्लॉज जो होता है एक सेंटेंस होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो देखिए एक क्लॉज इधर है और एक क्लॉज इधर है, ठीक है ना, दो क्लॉज। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा हमेशा दो क्लॉज होगा। एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता है, हमेशा दो सेंटेंस होगा। तो देखिए एक सेंटेंस इधर ये है, एक सेंटेंस इधर है और दूसरा सेंटेंस इधर ये है, और इस दोनों सॉरी समझिए, ये जो दोनों सेंटेंस है इस दोनों सेंटेंस का कंजंक्शन आपका कौन है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब समझिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज बना रहा है, ये जो यहां से यहां तक ये क्लॉज बनाया है, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज बनाया है, इस क्लॉज को हम लोग कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन जो भी क्लॉज बनाता है उस क्लॉज का नाम होता है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन जो भी क्लॉज बनाता है उस क्लॉज को हम लोग कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। और ये जो रिलेटिव क्लॉज होता है ये आपका एडजेक्टिव का काम करता है। फिर से समझिएगा, जितना भी रिलेटिव क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कंजंक्शन के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो कंजंक्शन जो सेंटेंस बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव क्लॉज, और वो पूरा का पूरा क्लॉज जो होगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे एडजेक्टिव का काम करेगा? तो देखिए ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है ये पूरा का पूरा किसके बारे में बात कर रहा है? इस लड़के के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु हेल्प्ड यू, जिसने तुम्हारी मदद की। किसने तुम्हारी मदद की? यानी ये लड़के ने मदद की। तो ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है, ये पूरा का पूरा क्लॉज इस लड़के के बारे में बात कर रहा है, यानी नाउन के बारे में बात कर रहा है। और नाउन के बारे में जो बात करता है वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा, दो तीन बातें ये सीखी कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करेगा। एक काम करेगा कि वो कंजंक्शन होगा और दूसरा काम करेगा वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा ये दो काम करना ही है। अगर कोई प्रोनाउन है, केवल प्रोनाउन, ठीक है ना, तो वो केवल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन अगर वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो एक एक्स्ट्रा काम करने लगता है, कंजंक्शन का काम करेगा। तो अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो हमेशा दो काम करेगा। एक काम करेगा वो कंजंक्शन होगा और दूसरा काम करेगा वो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। पहली बात। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाता है, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाता है उस क्लॉज को हम लोग कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। यहां भी देखिए ये वाला भी आपका रिलेटिव क्लॉज है। ये यहां से यहां तक जो है ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। ये यहां से यहां तक आपका रिलेटिव क्लॉज है। और जितना भी रिलेटिव क्लॉज होता है, रिलेटिव क्लॉज आपका हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। कोई भी रिलेटिव क्लॉज आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। क्यों एडजेक्टिव का काम करता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज इस नाउन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दो तीन बातें हम लोग समझे। क्या समझे? बस इतना ही याद रखिएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करेगा। कौन सा काम? एक काम वो कंजंक्शन का करेगा और दूसरा काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का करेगा। दोनों काम करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाता है उसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, और रिलेटिव क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए नहीं करेगा। पहले वाले क्लॉज के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ये जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए, पहले वाले क्लॉज के लिए कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होगा।
फिर से समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए इधर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब का ये आपका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दो तीन बातें याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है तो कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए नहीं, हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए काम करता है। ठीक है, सबको एक जगह लाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करेगा, एक काम वो कंजंक्शन का करेगा, दूसरा काम वो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाता है उस क्लॉज को हम लोग रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं, और रिलेटिव क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। यानी कि ये पूरा का पूरा क्लॉज एडजेक्टिव है, कोई एक वर्ड नहीं है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और पूरा का पूरा क्लॉज भी एडजेक्टिव हो सकता है। तो यहां पर ये पूरा का पूरा क्लॉज यहां से लेकर के यहां तक ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। ये पूरा यहां से यहां तक एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज बॉय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन कौन सा है। क्या यही दोनों रिलेटिव प्रोनाउन होता है या और भी है रिलेटिव प्रोनाउन? तो और भी रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से है उसको देखते हैं। देखिए यहां पर आपको ये चार नजर आ रहा है, ये चार रिलेटिव प्रोनाउन होते तो और भी है, लेकिन ये चार ही मेन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना, हम सबको पढ़ेंगे। ये चार आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु, whom, which और that। ये चारों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब समझिए, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये कौन कौन सा काम करेगा, अभी आपको बतलाए हैं। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये कौन कौन सा काम करेगा, तो ये हमेशा दो काम करेगा। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो हमेशा दो काम करेगा। कौन कौन सा काम करेगा? तो पहला काम ये करेगा कि ये हमेशा कंजंक्शन का काम करेगा, ये हमेशा कंजंक्शन का काम करेगा। और दूसरा काम ये करेगा कि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा काम करता है कि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। ये हमेशा दो काम करेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये चारों रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये हमेशा ही दो काम करेगा, एक कंजंक्शन का काम करेगा और दूसरा या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब आगे बढ़िए, देखिए एक चीज समझिए। ये देखिए हु जो लिखा हुआ है, ये हु जो होता है ये हमेशा ही सब्जेक्ट का काम करता है। ये जो हु होता है ये हमेशा आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो हुम लिखा हुआ है ये हुम आपका हमेशा ही ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये जो विच होता है ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और ये जो दैट लिखा हुआ है ये भी आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फिर से एक बार समझिएगा, देखिए ये जो चार रिलेटिव प्रोनाउन है चारों का अलग अलग फंक्शन है। ये हु आपका हमेशा ही सब्जेक्ट होता है और हुम आपका हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। और ये व्हिच और दैट ये दोनों सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर। तो देखिए अभी आपको क्या बतलाया कि रिलेटिव प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए चारों रिलेटिव प्रोनाउन देखिए या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तीसरा कुछ भी नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ होना ही होना है। क्लियर। अब एक बात और समझिएगा, देखिए ये जो हु लिखा हुआ है इस हु का यूज जब भी होगा तो किसी न किसी पर्सन के लिए होता है। हु का यूज जब भी होगा तो किसी न किसी पर्सन के लिए होगा, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए होगा, पर्सन के लिए। ये जो हुम लिखा हुआ है हुम का यूज भी जब भी होगा तो किसी न किसी पर्सन के लिए होगा। इसका यूज जब भी होगा तो किसी न किसी पर्सन के लिए होता है। ये जो व्हिच लिखा हुआ है व्हिच का यूज जब भी होता है तो किसी न किसी थिंग के लिए होता है, निर्जीव चीज के लिए होगा। इसका यूज किसी न किसी थिंग के लिए होगा। और ये जो दैट लिखा हुआ है दैट का यूज दोनों के लिए होता है। दैट का यूज आपका पर्सन के लिए भी हो सकता है और इसका यूज आपका थिंग के लिए भी हो सकता है, दोनों चीज के लिए हो सकता है। ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिए। देखिए ये चारों का चारों आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्लियर है। ये रिलेटिव प्रोनाउन, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये हमेशा ही दो काम करेगा। कौन काम करेगा? एक काम करेगा ये कंजंक्शन होगा और दूसरा काम करेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, दोनों काम करना है। ऐसा नहीं है कि या तो ये करे या ये करे, नहीं ऐसा नहीं है। ये काम भी करेगा और ये काम भी करेगा, दोनों काम करना है उसको। ठीक है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक हो सकता है लेकिन ये दोनों, ये कंजंक्शन तो हमेशा ही होगा। अब एक बात और समझिए, देखिए
हु का यूज जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होगा। जैसे कि यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए ये हु लिखा हुआ था तो ये सब्जेक्ट था, और हुम लिखा हुआ तो ये हुम आपका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हु आपका हमेशा ही सब्जेक्ट होता है, whom आपका हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन which और that सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो who लिखा हुआ है ये हमेशा सब्जेक्ट, whom हमेशा ऑब्जेक्ट, which और that सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। अब देखिए who और whom का यूज जब भी होगा तो किसी पर्सन के लिए होगा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए होगा। विच का यूज जब भी होगा तो थिंग के लिए होगा, और दैट का यूज जब भी होगा तो पर्सन और थिंग के लिए होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक बात आप समझिए, देखिए ये जो 4 रिलेटिव प्रोनाउन है, इस चारों रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन है तो चारों रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट नहीं है, एक बार सोच के बतलाइए तो क्या है, जल्दी से सोच के बतलाइए। इन चारों रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट नहीं है। तो केवल यही ना एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट नहीं है। ये देखिए सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट का काम करेगा, ये भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो केवल एक whom ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। तो कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है। एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका विच, और एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है आपका दैट। ये जो 3 रिलेटिव प्रोनाउन है, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, कोई भी सब्जेक्ट तभी सब्जेक्ट होता है जब उसको एक वर्ब चाहिए, बिना वर्ब का वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर हम कहीं पर सोचिए, अगर हम कहीं पर केवल राम लिख दें, समझिए अगर हम कहीं पर केवल राम लिख दें और आपसे पूछे क्या ये सब्जेक्ट है, तो नहीं है, ये केवल नाउन है। अगर हम कहीं पर ही लिख दें और आपसे पूछे कि क्या ये सब्जेक्ट है, तो नहीं, ये अभी केवल प्रोनाउन है। ये सब्जेक्ट तभी होगा। लेकिन अगर हम दोनों के बाद, अगर हम इस दोनों के बाद हम यहां पर गोज लिख देते हैं, अगर हम यहां पर गोज लिख देते हैं, तो अब ये नाउन और प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट भी हो गया, क्योंकि इसके बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो कोई भी सब्जेक्ट तभी सब्जेक्ट होता है जब उसको एक वर्ब चाहिए, बिना वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर ये तीनों आपका सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों आपका सब्जेक्ट है तो इसको एक वर्ब भी तो चाहिए। बिना वर्ब का ये सब्जेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर ये तीनों आपका सब्जेक्ट है तो इसको एक क्या चाहिए, एक वर्ब भी चाहिए। इसको एक वर्ब चाहिए, बिना वर्ब का ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है, समझिएगा, अगर ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले एक नाउन या प्रोनाउन जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके ठीक पहले एक नाउन या प्रोनाउन आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। या तो कोई नाउन लिखा हुआ मिले या नहीं तो कोई प्रोनाउन लिखा हुआ मिले, ये लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। और इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है इसका एक अलग नाम लिखा दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। फिर से एक बात समझिएगा, देखिए अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट होता है, और कोई भी सब्जेक्ट तभी सब्जेक्ट होता है जब उसको एक वर्ब चाहिए, बिना वर्ब का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो इसको एक क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। क्लियर। अब एक बात और समझिएगा, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई एक नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा। इस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बस सिर्फ ये जान लीजिए कि इसके ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। और ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब जो होता है वो हमेशा इस एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब जो होगा वो हमेशा इस एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसा एंटीसीडेंट होगा, समझिए जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा ही वर्ब होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है,
अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो जो वर्ब होता है वो वर्ब भी आपका कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। समझिएगा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है इसमें कोई नंबर नहीं होता है, ये नंबर और पर्सन इसमें नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कि यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन हु लिख दिए, हम यहां पर हु लिख दिए, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए यहां पर हु लिखा हुआ है तो यहां पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है, वहां पर इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तब तो यहां पर इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये किसके लिए आ रहा है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किसके लिए हुआ है, यानी कि इसका एंटीसीडेंट कौन है। अगर एंटीसीडेंट यहां पर इसका हम लोग यहां पर एंटीसीडेंट बॉय लिख दिए तब यहां पर इज हो जाएगा, लेकिन अगर एंटीसीडेंट हम लोग बॉयज लिख दिए तब यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसके अनुसार कुछ भी नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसका अपना कोई नंबर या पर्सन नहीं होता है, कोई नंबर ऐसा नहीं है कि वो सिंगुलर हुआ प्लूरल हुआ, ऐसा नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वो डिपेंड करता है उसके एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तब ये भी सिंगुलर हो जाएगा, और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तब ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो अगर ये सिंगुलर है तब यहाँ इज हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये प्लूरल है तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज कभी नहीं होता है, उसके एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। एंटीसीडेंट ही डिसाइड करता है आगे वाला वर्ब कैसा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर से एक बात समझिए, ये तीनों ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये तीनों ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको एक वर्ब चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा, और उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज होता है। इस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जैसा एंटीसीडेंट होता है वैसा ही वर्ब होता है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई बात। तो देखिए यहां तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग यहां तक क्या क्या पढ़े सबको एक बार रिमाइंड आपको कर देते हैं। अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, और ये चारों रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में 2 काम करता है, एक कंजंक्शन का काम करेगा और दूसरा ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसमें से एक रिलेटिव प्रोनाउन ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन हु आपका सब्जेक्ट होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, व्हिच आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, और दैट भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। हु और हुम का यूज पर्सन के लिए होता है, विच का यूज थिंग के लिए होगा, और दैट का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है, ये याद रखिएगा। और इन चारों रिलेटिव प्रोनाउन में यही एक रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है, हुम ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बाकी ये और ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाता है उसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, और ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट होता है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको एक वर्ब चाहिए, और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, और एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब का यूज होता है। एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। क्लियर, एक बार इसको आप देख लीजिए, इसको एक बार आप देख लीजिए, बस 2 सेकंड का समय है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, हमने देखिए एक सेंटेंस लिखा है, हमने लिखा है वन ऑफ द बॉयज
हु हैज डन दिस वर्क इज जॉन, ये लिखा हुआ। हमको सिर्फ ये पता लगा लेना है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, तो देखिए ये वाला पोर्शन देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, ये आपको बतला चुके हैं। इसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, तो देखिए ये वाला पोर्शन देखिए ये आपका नाउन है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट। यही आपका क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है, अभी बतलाएं कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट होता है, और एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब का यूज होता है। तो ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये वर्ब किसके अनुसार होगा, ये वर्ब जब भी होगा तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। ये आपको बतलाए थे, जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसा ही वर्ब होगा। तो देखिए ये एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये आपका क्या है, प्लूरल है। तो अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ हैज नहीं होके क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ये जो हैज लिखा हुआ है इस हैज को यहां से हटाइए, इस हैज के स्थान पर यहां पर क्या लिख दीजिए, यहां पर हैव लिख दीजिए। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर, एक सेंटेंस और लिखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन, ये जितना भी लिखना है सब आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, ये सब आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, उसको हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बतला रहे हैं। ठीक है ना, इसको देखिए और देखकर बतलाइए तो क्या ये सेंटेंस सही है। इसको देखिए और देखकर बताइए क्या ये सेंटेंस सही है। आई हु इज योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, मैं जो कि तुम्हारा शिक्षक हूं उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ये लिखा हुआ है। जल्दी से एक बार देखिए, तो आपने देख लिया, अब समझिए। देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ये पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और अभी आपको क्या बतलाया कि अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो देखिए इसके पहले ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन आपका यहां पर ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन आपका एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है, और आपको बतलाए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। तो यहां पर ये वाला जो वर्ब लिखा हुआ है, देखिए ये वाला जो वर्ब लिखा हुआ है ये वर्ब किसके अनुसार आएगा, इस एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा। अब देखिए एंटीसीडेंट के अनुसार अब हमको ये बतला दीजिए कि आई के साथ इज का यूज होता है या आई के साथ एम का यूज होता है। आई इज अ टीचर या आई एम अ टीचर, तो आई के साथ इज का यूज नहीं होता, आई के साथ एम का यूज होता है। तो यहां पर इज लिखा हुआ, ये इज आपका यहां पर क्या है, गलत है। इस इज को यहां से हटाइए और इज के स्थान पर यहां पर क्या कर दीजिए, एम कर दीजिए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। ये सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसको देखिए और देखकर बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है। जल्दी से इसको देखिए और बताइए। अब समझिए, देखिए
अब आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर हम लोग खोजते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहां है। तो देखिए ये वाला पोर्शन देखिए आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। तो ये यू लिखा हुआ प्रोनाउन ये आपका क्या हो गया, एंटीसीडेंट। तो ये जो यू लिखा हुआ है ये यू आपका यहां पर हो गया एंटीसीडेंट, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये वर्ब किसके अनुसार होगा, ये वर्ब आपका इसी एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। अब हमको ये बतला दीजिए, यू के साथ लव बोलते हैं या यू के साथ लव्स बोलते हैं, दोनों में से क्या बोलते हैं, यू लव्स मी या यू लव मी। तो हमेशा यू के साथ हमेशा लव बोलते हैं, लव्स नहीं बोलते, प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है ना। यू का यूज जब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तब उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लव्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। ये लव्स यहाँ से हटाइए, लव्स के बदले यहाँ पर क्या कर दीजिए, लव कर दीजिए। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि तीन रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट, ये तीनों आपका सब्जेक्ट होता है। और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको एक वर्ब चाहिए, ठीक है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। और एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब होता है, जैसा एंटीसीडेंट वैसा ही वर्ब। क्लियर। एक सेंटेंस और लिखते हैं। जल्दी से इसको देख कर बताइए तो इसमें कहां गलती है। जल्दी से इसको देखकर बताइए कहां गलती है। अब समझिए, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था, ये चीज पढ़ा था कि ये वाला पोर्शन देखिए यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, इस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोलते हैं। और अगर ये एंटीसीडेंट है तो इसके बाद जो भी वर्ब आता है, इसके बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब किसके अनुसार होता है, उस वो वर्ब होता है किसके अनुसार, इस एंटीसीडेंट के अनुसार होता है, इसके अनुसार होता है। अगर ये एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो देखिए एंटीसीडेंट यहां पर आपका प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो यहां पर हैव लिखा हुआ ये भी आपका क्या है, प्लूरल है। तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन मजे की बात है कि ये गलत है, ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है, यहां एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है। कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट होता है, तो वो ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है, समझिएगा। अगर कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ मिले, समझिएगा, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ मिलता है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर गलती से भी आपको ओनली लिखा हुआ मिले, समझिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आपको ओनली लिखा हुआ मिलता है कहीं भी, ठीक है ना, तो ओनली के ठीक बाद, समझिएगा, ओनली के ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब का यूज होने लगता है, तब इस एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है। फिर से समझिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली का यूज होता है तो ओनली के ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब का यूज होता है, तब इस एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है। तो ओनली के बाद देखिए वन लिखा हुआ, और वन आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो वन सिंगुलर होता है तो यहां पर हैव नहीं लिखेंगे, यहां पर हैव के बदले यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग हैज लिखेंगे। अब आपका क्या हो गया, सही हो गया। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा।
ये वाला नियम देखिए, ये वाला नियम तब एप्लीकेबल है जब इसके पहले ओनली नहीं लिखा हुआ हो, तब इस एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। फिर से समझिएगा, यहां पर देखिए ये जितना भी एग्जांपल लिखे कहीं भी ओनली लिखा हुआ है, पहले ओनली कहीं नहीं लिखा हुआ है, और यही कारण था कि इस एंटीसीडेंट के अनुसार हम लोग वर्ब का यूज किए हैं। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, ये ओनली लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली लिखा हुआ रहे, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली लिखा हुआ रहे, तब इस ओनली के अनुसार ही वर्ब का यूज होने लगता है। ओनली के ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब का यूज होने लगता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए ओनली के ठीक बाद वन लिखा हुआ है, तो वन आपका सिंगुलर होता है, तो वर्ब आपका क्या हो गया, सिंगुलर। तो हैव के बदले हैज कर दिए। तो कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, समझिएगा, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहीं भी कोई लिखा हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर ओनली लिखा हुआ मिल जाए, तो ओनली के ठीक बाद, ध्यान दीजिएगा, तो ओनली के ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए, जो भी नाउन या प्रोनाउन आए, उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार इस वर्ब का यूज होगा। इस वर्ब का यूज जो होगा, इसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार उस वर्ब का यूज होने लगता है। ये जो नाउन या प्रोनाउन है, इसी के अनुसार तब वर्ब का यूज होने लगता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तब यहां पर इस एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एंटीसीडेंट यहां पर लिखा होता है, ये जो एंटीसीडेंट, इस एंटीसीडेंट के अनुसार तब वर्ब का यूज आपका नहीं होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब का यूज तब किसके अनुसार होगा, इसके ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार होता है। क्लियर? एक बात और समझिएगा, अभी भी ये सेंटेंस सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हैव के बदले हैज कर दिया तो सही हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी इसमें गलती है। क्या गलती है? कि अगर कभी भी ओनली का यूज हो जाए, सेंटेंस में अगर ओनली का यूज हो जाता है, तब ओनली के साथ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 रिलेटिव प्रोनाउन अभी बतलाए, हु, whom, which और that। लेकिन अगर सेंटेंस में कभी भी ओनली का यूज हो जाता है, तब ओनली के साथ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है और वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है that। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी शॉर्ट में आप जान लीजिए कि अगर सेंटेंस में ओनली का यूज हो गया, तब ओनली के साथ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है और वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, that होता है। तो यहां पर ये जो हु लिखा हुआ है, ये हु आपका यहां पर ये क्या है, हु भी आपका गलत है। हु के स्थान पर यहां क्या कर दीजिए, that कर दीजिए। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। तो अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ओनली लिखा हुआ है, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ आपका एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। वो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, दैट होगा। ना तो हु आ सकता है, ना हुम आ सकता है, ना ही व्हिच आ सकता है। सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, दैट होगा। यहां तक बात आ गई समझ में? ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, देखिए सबको एक जगह लाते हैं, सबको एक जगह लाते हैं। देखिए हम लोग अभी क्या क्या पढ़े हैं, तो हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग 2-3 चीजें पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा 2 काम करेगा। कौन कौन सा 2 काम करता है? तो एक काम वो सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करेगा, वो हमेशा ही सेंटेंस में कंजंक्शन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा ही कंजंक्शन होता है। और दूसरा काम करता है कि वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये हमेशा ये 2 काम करेगा, या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, और वो आपका क्या होगा, कंजंक्शन होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। 4 रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उसमें से आपका 4 रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, हुम, व्हिच और दैट। ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उसमें से हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा, हुम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, व्हिच का यूज और दैट का यूज, इन दोनों का यूज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में होगा। पहली बात। दूसरी बात, हु और हुम आपका पर्सन के लिए यूज होगा, व्हिच आपका थिंग के लिए होता है, और दैट जो होता है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। ये याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, 3 रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच और दैट, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन, ये 3 रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जिसका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है। और अगर ये तीनों सब्जेक्ट है तो इसके बाद एक वर्ब आना चाहिए। बिना वर्ब का ये नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट बिना वर्ब का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है तो इसके बाद एक वर्ब आना चाहिए। क्लियर?
उसके बाद अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई एक नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा, और इस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो वर्ब आता है वो वर्ब आपका एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। अगर रिलेटिव अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़े और उसी का ये एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं। ये सारा का सारा देख लीजिए, ये सारा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर ओनली लिखा हुआ रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर ओनली लिखा हुआ रहेगा तो ओनली के ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब का यूज होने लगता है। ठीक है ना, ये यहां पर सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके ठीक बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार वर्ब का यूज होगा। और रिलेटिव और ओनली के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है आपका, वो दैट होता है, सिर्फ दैट। ओनली के साथ आप हु का यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली के साथ आप विच का यूज नहीं कर सकते हैं, हुम का यूज नहीं कर सकते हैं। एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है और वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका कौन सा होता है, दैट होता है। क्लियर है? एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं और आपको बताना है इसमें कहां गलती है। हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसको देखिए और देखकर बताइए कहां गलती है। इस सेंटेंस को वन ऑफ द बॉयज हु हैव डन दिस वर्क, बता दीजिए इसमें कहां गलती है। क्या ये सेंटेंस गलत भी है, ये बता दीजिए जल्दी से। देखिए और देखकर बताइए क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है। तो इसको जब आप देखिएगा तो आपके दिमाग में एक बात आएगी। कौन सी बात आएगी? वो ये बात आएगी कि यहां पर ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये वाला पोर्शन इसका एंटीसीडेंट हो गया, ये वाला पोर्शन इसका एंटीसीडेंट हो गया। और अगर ये एंटीसीडेंट हो गया तो ये जो वर्ब आया है ये वर्ब किसके अनुसार होगा, ये वर्ब आपका इस एंटीसीडेंट के अनुसार होगा, इस एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। और एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका क्या है, यहां हैव लिखा हुआ प्लूरल है, ये क्या है, सही है। और इसके पहले ओनली तो लिखा हुआ नहीं है, ओनली लिखा हुआ नहीं है तो वर्ब किसके अनुसार होगा, इस एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। तो आपके अनुसार ये सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन मजे की बात है कि ये गलत है, मजे की बात है कि ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। ठीक है ना, क्यों गलत है अब समझिए। देखिए आपसे हमने क्या कहा कि अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में हो जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, एक काम करता है कंजंक्शन का और दूसरा काम करता है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए इस वर्ब के लिए यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमको ये देखना क्या ये कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन काम क्या करता है, कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कोई भी कंजंक्शन दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसको छोड़िए, एक आसान सा सेंटेंस आपको लिखते हैं, एक आसान सा सेंटेंस लिखते हैं। ये बताइए तो ये सेंटेंस सही है या गलत, उसको छोड़िए, उसको बाद में देखेंगे। ये बता दीजिए तो ये सेंटेंस सही है या गलत। गॉड हु इज ग्रेट ये लिखा हुआ है, ये सही है या गलत है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि यहां पर ये वाला आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, और इसके बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब इस एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। और एंटीसीडेंट गॉड आपका सिंगुलर है तो वर्ब यहां पर इज लिखा हुआ, ये भी सिंगुलर है, तो ये क्या है, सही है। आपको लग रहा होगा ये सही है, लेकिन मजे की बात है कि ये गलत है। ठीक है ना, जिस तरह से ये गलत है उसी तरह से ये भी गलत है, दोनों सेम कंसेप्ट पर है। अब समझ जाइए, अब समझिए। देखिए अभी आपको बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करता है, एक काम करेगा कि वो कंजंक्शन होगा, दूसरा काम करेगा वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए इस वर्ब के लिए यहां पर ये सब्जेक्ट है, हु आपका यहां पर सब्जेक्ट है, तो एक काम तो कर रहा है। दूसरा काम ये करेगा या नहीं करेगा ये हम देखते हैं। दूसरा काम होता है कंजंक्शन का। क्या ये कंजंक्शन है?
अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। तो दो सेंटेंस को जोड़ना, और एक सेंटेंस होने के लिए कम से कम एक मेन वर्ब चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो एक सेंटेंस होने के लिए एक मेन वर्ब चाहिए और दूसरा सेंटेंस होने के लिए दूसरा मेन वर्ब चाहिए, यानी कि दो सेंटेंस होने के लिए दो मेन वर्ब चाहिए। और जब तक दो सेंटेंस नहीं होगा रिलेटिव प्रोनाउन उसको जोड़ ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब, अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो कितना मेन वर्ब चाहिए? कम से कम दो मेन वर्ब चाहिए, तभी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। कम से कम दो मेन वर्ब, दो मेन वर्ब से कम नहीं होगा। अब बताइए इस सेंटेंस में कितना मेन वर्ब है? एक ही मेन वर्ब है, यहां पर इज लिखा हुआ है। दूसरा मेन वर्ब कहां है? एक ही मेन वर्ब ना है। तो बताइए अगर एक ही मेन वर्ब है तो सेंटेंस कितना है? एक ही सेंटेंस है, दो सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस है। और अगर एक सेंटेंस है तो बताइए एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है क्या? नहीं होता है। अब आप क्या कीजिए, हु को छोड़ के पढ़िए, हु को मत पढ़िए, हु को यहां से ढक लीजिए और तब पढ़िए गॉड इज ग्रेट। देखिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। तो इस सेंटेंस को सही करने का तरीका है कि यहां से हु को आप क्या कीजिए? हटा दीजिए। हु को हटा दीजिएगा, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप हु रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक आपको क्या दे देना होगा? वर्ब देना होगा। इसके लिए एक वर्ब दे दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। और तब आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? गॉड हु इज ग्रेट इज आवर क्रिएटर। भगवान जो कि महान है वो हमारे क्या है? क्रिएटर है। अब देखिए एक वर्ब आपका इसके लिए यहां पर वर्ब आ गया और गॉड के लिए देखिए यहां पर आ गया वर्ब। ठीक है, तो दो वर्ब हो गया, तो दो सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी देखिए, इससे पूरा का पूरा सेंटेंस देखिए, इसमें बताइए कहीं पर दो मेन वर्ब है? नहीं है, एक ही मेन वर्ब है। यहां पर हैव डन एक ही मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब नहीं है। तो अगर एक मेन वर्ब है तो सेंटेंस कितना हुआ? एक ही सेंटेंस ना हुआ। और एक सेंटेंस में क्या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है? नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन होता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो कम से कम दो सेंटेंस होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन होने के लिए कम से कम दो सेंटेंस। यहां पर देखिए एक ही सेंटेंस है। अब आप हु को छोड़ के पढ़िए, वन ऑफ द बॉयज, और हैव के बदले हैज कर दीजिए, तो देखिए सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को सही करने का तरीका है कि यहां से हु को क्या कीजिए? हटा दीजिए और हैव के बदले हैज कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। या नहीं तो हु के लिए आप क्या कीजिए? एक वर्ब दे दीजिए। वन ऑफ द बॉयज हु हैव डन दिस वर्क इज रोहन। आप यहां पर लिख दीजिए वन ऑफ द बॉयज हु हैव डन दिस वर्क इज रोहन। अब देखिए हु के लिए वर्ब ये आ गया और वन ऑफ द बॉयज उसके लिए वर्ब कहां गया? यहां पर आ गया। आप पढ़े ना शुरू से कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर। तो यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होने के लिए दो सेंटेंस चाहिए। अगर एक ही सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। फिर से समझिएगा, एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होने के लिए कम से कम कितना सेंटेंस चाहिए? दो सेंटेंस चाहिए। एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। दो सेंटेंस होगा तब ना वो कंजंक्शन का काम करेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा। एक सेंटेंस को कैसे जोड़ेगा? एक सेंटेंस को तो जोड़ ही नहीं पाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन होने के लिए कम से कम दो सेंटेंस चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके लिए हमको दो सेंटेंस चाहिए। एक सेंटेंस आपका इधर होना चाहिए और एक सेंटेंस आपका इधर होना चाहिए। दो सेंटेंस होना चाहिए। एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। क्लियर है? अब देखिए इससे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन, इसको देखिए और देखकर बताइए तो कहाँ गलती है जल्दी। दीज फर्म्स विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, जल्दी से देखकर बताइए तो, जल्दी से देखकर बताइए तो कहाँ गलती है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका यहां पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा, कंजंक्शन का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, और दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो दो सेंटेंस होने के लिए दो मेन वर्ब चाहिए, कम से कम दो मेन वर्ब चाहिए। अब देखिए एक मेन वर्ब देखिए यहां पर ये वाला लिखा हुआ है, ये एक मेन वर्ब लिखा हुआ है। अब बताइए कि दूसरा मेन वर्ब कहां है, दूसरा मेन वर्ब कहीं पर है क्या, नहीं है, और दूसरा कहीं भी देखिए कहीं भी मेन वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहां पर दो सेंटेंस नहीं है, यहां पर कितना सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, और एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो यहां से ये जो व्हिच लिखा हुआ है, इस व्हिच को यहां से आप क्या कीजिए, इस व्हिच को यहां से आप हटा दीजिए, इस व्हिच को हटा दीजिए, और अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिएगा तो अब आपको क्या मिलेगा, सही मिलेगा। अब देखिए दीज फर्म्स आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। एक क्वेश्चन और देख लीजिए तो, ये क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम का ही है। देखिए लिखा हुआ है अ यंग सेल्स मैनेजर, अ यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि एक युवा सेल्स मैनेजर जो है, जो उस संस्था में अपनी सफलता के बावजूद क्या करने वाला है, इस्तीफा देने वाला है। ठीक है ना, ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ, और जल्दी से देख के बतलाइए तो कहां गलती है, इसको देखिए और देखकर बताइए तो कहां गलती है। अ यंग सेल्स मैनेजर हु इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज समझिए, देखिए यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु लिखा हुआ है, ये वाला हु लिखा हुआ है, ये आपका हु लिखा हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये दो सेंटेंस को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। अगर दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो कम से कम दो मेन वर्ब होना चाहिए। बताइए दो मेन वर्ब कहां है इसमें। एक मेन वर्ब आपका यहां पर इज लिखा हुआ है, ये वाला इज जो लिखा हुआ है, ये इज आपका यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपका मेन वर्ब है। अब बताइए दूसरा मेन वर्ब कहीं पर है, ये जो टू रिजाइन लिखा हुआ है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है, या टू गो, टू रन, ये सब लोग हम बोलते हैं, रनिंग ये सब बोलते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है। ठीक है ना, ये सब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये आपका टू रिजाइन जो लिखा हुआ है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे पढ़ेंगे इन्फिनिटिव जिसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है। अब बताइए कहीं भी कोई मेन वर्ब दूसरा ही है इसमें लिखा हुआ है, कहीं भी कहीं नहीं लिखा हुआ है मेन वर्ब। इसका मतलब एक ही मेन वर्ब है, तो सेंटेंस कितना हो गया, एक ही सेंटेंस है। और अगर एक सेंटेंस है तो एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो यहां से ये जो हु लिखा हुआ है, इस हु को यहां से क्या कीजिए, हटा दीजिए, इस हु को यहां से हटा दीजिए, और अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए तो आपका सही हो गया। अ यंग सेल्स मैनेजर इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब डिस्पाइट हिज सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक सेंटेंस में किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होने के लिए कम से कम कितना सेंटेंस चाहिए, दो सेंटेंस चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आज भर इतना ही रहने दीजिए। ये आपका पार्ट 1 था। अभी बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर से बतला रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बेतहासा क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन से। और एक बार रिलेटिव प्रोनाउन हमसे पढ़ लीजिए, गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और गारंटी हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको सिखा देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन आपको सिखा देंगे, पढ़ा नहीं देंगे, सिखा देंगे आपसे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन शायद कल ही आपको इसका सेकेंड पार्ट आपके पास आएगा। ये आपका पार्ट 1 था, आपका सेकेंड पार्ट आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ तक आप अब वीडियो देख लिए हैं तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक आज भर के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू। ठीक है, हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे।